हेलो मेरे प्यारे बच्चा लोग, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है हरिओम सिंह और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 11 लेकर आया हूं। आज हम आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे, वो टॉपिक है न्यूक्लियस। आज हम सबसे पहले समझेंगे न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस में कितना मेम्ब्रेन होता है। मेम्ब्रेन मीन्स कवरिंग। तो न्यूक्लियस में दो कवरिंग होता है, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता था। उसके बाद आज हम आपको पढ़ाएंगे फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का आखिर काम क्या होता है। फिर हम आपको बताएंगे न्यूक्लियोलस के भी बारे में, न्यूक्लियोलस क्या होता है। न्यूक्लियोलस का काम होता है प्रोटीन बनाना। जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर भी एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसी को हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। आपको लेक्चर में पता लगेगा कि क्या काम होता है न्यूक्लियोलस का। एक्चुअली वो प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। प्रोटीन सिंथेसिस न कह के आप कह दीजिए राइबोसोम्स का सिंथेसिस करता है, ठीक है। और राइबोसिन प्रोटीन सिंथेसिस करता है, इसीलिए मैं बोला। उसके बाद आज हम आपको बताएंगे पर ऑक्सीसोम क्या होता है। एक एक्स्ट्रा ऑर्गेनेल्स था जो कि छूट गया था, उसके बारे में हम आपको आज बताएंगे। फिर हम आपको बताएंगे क्रोमोजोम के बारे में, क्या होता है क्रोमोजोम। क्रोमोजोम टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही वो चीज है जिससे आपका कैरेक्टर सब दिखता है। जैसे आपका बाल कैसा है, सीधा है मतलब करली है या स्ट्रेट है, वो पता लगेगा आपका क्या चीज से, क्रोमोजोम से ही, ठीक है। डीएनए कैसा है, उससे आपका आंख का कलर क्या होगा, सब उसी से पता लगेगा। आपको लेक्चर में पता लगेगा अच्छे से। उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे आज सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या होता है, इसमें सबको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। सब 11th में चला जाता है फिर भी कंफ्यूज होता है सेंट्रोसोम क्या होता है। तो वो आपका कंफ्यूजन हम दूर करने का कोशिश करेंगे। मैं आशा करता हूँ जरूर आपका कंफ्यूजन ये सब दूर हो जाएगा। आप जब बुक उठाइएगा तो बुक में हर जगह लिखा रहता है सेंट्रोसोम सेल डिवीजन में मदद करता है, लेकिन ये नहीं बुक में बताया रहता कि सेल डिवीजन आखिर होता कैसे है। तो आज हम आपको सेल डिवीजन भी पढ़ाएंगे। सेल आखिर ये डिवाइड कैसे करता है, ठीक है। सेल डिवाइड कैसे करता है, एक सेल दो सेल में कैसे बन जाता है, एक सेल है एक से दो कैसे बनता है, उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस लेक्चर को एकदम ध्यान से देखिएगा, इसमें कंफ्यूज वगैरह नहीं होइएगा। चले इस लेक्चर को शुरू करें क्या, हर रोज की तरह। फिर मैं बोर्ड साफ करने वाला चीज सब भूल चुका था। चलिए, आज हमको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना, वो टॉपिक है न्यूक्लियस। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्लांट सेल एनिमल सेल में डिफरेंस और प्रोकार्योटिक यूकार्योटिक सेल क्या होता है उसके बारे में। उसके बाद मैं आशा करता हूं कि आपका टोटल डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर आज आप पढ़ लेंगे तो क्लास 9th में ये चैप्टर आपको एकदम नहीं पढ़ना है। सेम टू सेम यही पढ़ाया जाएगा क्लास 9th में भी, कुछ भी ज्यादा नहीं पढ़ाया जाएगा। चलिए शुरू करें आज के इस लेक्चर को। क्या आप सभी लोगों को सबसे पहले कॉपी निकालना और कॉपी में हेडी डालना है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है ये सबको पता है कि सेल के बीच में एक बॉल नुमा स्ट्रक्चर होता है, बॉल जैसा। ये क्या है आपका सेल, इसके बीच में बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, इसी का नाम होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। और ये जो बॉल जैसा स्ट्रक्चर सेल के बीच में पाया जाता है, यही पूरे सेल को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस ही करता है पूरे सेल को कंट्रोल। पूरे सेल को कंट्रोल न्यूक्लियस ही करता है। कब क्या होना है सब बताएगा न्यूक्लियस ही। चलिए अब हम इस न्यूक्लियस को थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। ये तो दिख रहा है बॉल नुमा, क्या है बॉल कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। बॉल है, खेलने वाला है या क्या है पता नहीं। चलिए इसको अब हम लोग थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। कहां पर मैं बना दूं, इसको थोड़ा छाप लीजिए। यहीं पर बनाता हूं डायग्राम, बिकॉज लिखना भी बहुत सारा चीज पड़ेगा। सबसे पहले न्यूक्लियस जो होता है वो ऐसा होता है, ऐसा गोला नहीं बना, ऐसा गोला। दो
मेम्ब्रेन होता है न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में कितने मेम्ब्रेन है? 2 मेम्ब्रेन। ये हो गया आपका आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया आपका इनर मेम्ब्रेन। ये क्या है? न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन है, मतलब न्यूक्लियस का इन्वेलप है। इन्वेलप का मतलब क्या होता है? मेम्ब्रेन। पैसा रख कर देते हो ना शादी विवाह में, बर्थडे में, 100 रुपया डाल दिए, पकड़ा दिए, वो क्या होता है? इन्वेलप होता है, उसके अंदर पैसा बंद होता है। वैसे ही ये जो कवरिंग है उसके अंदर में क्या है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियस का ये कवरिंग है, ठीक है। इसके अंदर में पानी वगैरह पाया जाता है, क्रोमेटिन वगैरह, पैसा सब होता है इसके अंदर में। क्या होता है पैसा, थोड़ा देखते हैं हम लोग, ठीक है। न्यूक्लियस में कितना मेम्ब्रेन? 2 मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। अब ये जो न्यूक्लियस होता है ना, इसमें पोर प्रेजेंट होता है। पोर का मतलब होता है होल, ओपनिंग। चलिए इस पोर को हम बनाते हैं। साथ साथ फोटो नहीं बनाइएगा, नहीं तो आपको काटना पड़ेगा, व्हाइटनर का भी यूज करना पड़ सकता है। चलिए और बना दे क्या? आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में क्या है? पोर प्रेजेंट। चलिए पोर दिख रहा है सभी लोगों को? आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में पोर। ये पोर न्यूक्लियस का है, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियर पोर, ठीक है। पोर से कोई भी चीज अंदर जाएगा और अंदर से बाहर आएगा, सबको पता है। और एक चीज हम आपको बताए थे, इससे इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी कनेक्ट होता है। सबको याद है कि नहीं है? अरे भाई याद है या नहीं है? क्यों याद नहीं है? अगर नहीं है तो याद है तो बहुत अच्छी बात है। ये जैसे बनाना है वैसे बना दीजिए। ये क्या है आपका? इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ईआर। पूरा लिख दो क्या? इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब क्या होता है, कुछ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पर राइबोसोम पार्टिकल्स अटैच होते हैं, वैसे को हम क्या बोलते हैं? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और किसी किसी पर प्रेजेंट नहीं होता है, वो है सॉफ्ट इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। आई होप ये सब आपको अभी आता होगा, ठीक है। अगर आप नहीं देखे हैं लेक्चर तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाकर देख लीजिए। किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइएगा तो टोटल लेक्चर का लिंक आपको मिल जाएगा, शुरू से लेकर अंत तक का। चलिए ये समझ में आ गया। अब ये जो न्यूक्लियस है ना, इसके अंदर में ना धागा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? धागा, थ्रेड पाया जाता है। ऐसा धागा, उलझा हुआ धागा, जैसे मन है वैसे बना दीजिए। ये क्या है आपका? धागा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और इसी धागा का नाम होता है क्रोमैटिन। क्या नाम है इस धागा का? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का क्रोमैटिन। क्या नाम है? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या है? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये जो क्रोमैटिन होता है ना, जब सेल का बंटवारा हो रहा होता है, सेल का क्या हो रहा होता है? बंटवारा, मतलब सेल 1 से 2 पार्ट में टूटेगा, ठीक है। एक चीज समझिए, पहले कहां बता दूं, यहां पर बताता हूं। जैसे मान लीजिए ये आपका सेल है, ठीक है। सेल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो क्या है आपका? न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है, सबको पता है, ठीक है। ये हो गया, मान लेते हैं आपका न्यूक्लियस, और ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म। अगर आप सेल में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को 2 पार्ट में तोड़ देंगे, सेल डिवाइड हो जाएगा।
न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को तोड़ देंगे, सेल क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ध्यान से समझते जाइए। ये क्या है आपका, एक सेल है, ठीक है। अब सेल है भाई साहब, इसको खाना पीना दीजिएगा तो क्या होगा, सेल अपना साइज को ग्रो करा लेगा, ठीक है। जैसे इसका साइज को ग्रो कराइए, ठीक है, क्या हुआ, सेल अपना साइज को ग्रो करा लिया, साइज ग्रो हुआ, सेल का साइज ग्रो हुआ, ठीक है। सेल बड़ा हो गया, जब बड़ा हो जाएगा तो ये कंट्रोल नहीं कर पाता है अच्छे से, ठीक है। ये जब सेल थोड़ा बड़ा हो जाता है तो ये पूरे सेल को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता है, इसके वजह से इसको तोड़ना पड़ता है, ठीक है। जैसे होता है ना घर में दादाजी के दो लड़के, तो दोनों को दादाजी कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए दोनों का बंटवारा करवा देते हैं। वही हाल इसका भी है, ये कंट्रोल नहीं हो पाता है तो बाद में क्या हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा। तो बंटवारा होकर ये दो पार्ट में टूट जाता है। कितने पार्ट में, दो पार्ट में। फिर से जैसा सेल था वैसा का वैसा ही बन जाएगा, ठीक है। यही प्रोसेस है सेल डिवीजन। ये प्रोसेस क्या है आपका, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में क्या क्या हुआ, सबसे पहले ये बताइए, सेल डिवीजन में क्या क्या हुआ। दो सबसे बड़ा प्रोसेस मतलब इवेंट हुआ। सबसे पहला इवेंट हुआ आपका न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, ठीक है। सबसे पहले आपका ये देखिए, ये जो न्यूक्लियस है ना, ये दो पार्ट में टूट जाएगा सबसे पहले। तो सबसे पहले होता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, इसको ध्यान से समझिए। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, काइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन, ठीक है, डिवीजन। तो सेल डिवीजन में सबसे पहले क्या हुआ, कैरियोकाइनेसिस। न्यूक्लियस दो पार्ट में टूट गया, दो में टूट गया। एक न्यूक्लियस दो में टूटेगा। कैसे टूटेगा आपको हम आगे आज पढ़ाएंगे। उसके बाद सेकेंड इवेंट होता है साइटोकाइनेसिस। क्या होता है, साइटोकाइनेसिस। जो आपका साइटोप्लाज्म है वो दो में बंट जाएगा। तो ये क्या है आपका साइटोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्म क्या होगा, डिवाइड कर जाएगा और इसके बाद आपका सेल डिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियस है ना, इसके अंदर में क्या होता है, धागा प्रेजेंट होता है। क्या होता है, सबको पता है, धागा है। धागा है, ये क्या है, धागा है। अब मान लीजिए ये धागा जैसा उलझा हुआ है, ठीक है, धागा जैसा उलझा हुआ है, तो इसका बंटवारा थोड़ी ना हो पाएगा। भाई साहब एक चीज आप समझिए, मम्मी पापा का पैसा है घर में, ठीक है, और उस मम्मी पापा का दो लड़का है। दोनों के बीच में पैसा का बंटवारा करना है और मम्मी पापा मान लेते हैं पैसा अपना इधर उधर बिछाए हुए हैं, मतलब कुछ पैसा उसको दिए हुए हैं, इधर कुछ कर्ज दिए हुए हैं किसी आदमी को, कुछ पैसा उधर फंसाए हुए हैं, कुछ पैसा उधर फंसाए हुए हैं। तो बंटवारा हो कैसे पाएगा, कुछ घर का सामान यहाँ रखे हुए हैं, कुछ वहां रखे हुए हैं, कुछ वहां रखे हुए हैं, तो बंटवारा नहीं हो पाएगा। तो बंटवारा करना है तो क्या करना होगा, जितना भी हर जगह पैसा है सबको एक जगह जुटा कर इकट्ठा करो, ठीक है, एक जगह सबको जमा करो और तब बराबरी में बांट दो। तो वैसा ही है, ये देखिए ये उलझा हुआ है तो आप इसको थोड़ी ना बांट सकते हैं। भाई साहब अगर उलझा हुआ है तो कैसे बांटोगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबको इकट्ठा करना पड़ेगा बांटने के लिए, ठीक है। बांटने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबको एक जगह करना पड़ेगा। तो ये जो क्रोमेटिन है ना, उलझा हुआ सा स्ट्रक्चर, जब इसको बांटा जाएगा ना, दो पार्ट में तोड़ा जाएगा, तो वो ना ऐसा स्ट्रक्चर बना लेता है, ठीक है, ऐसा। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्या बनाता है, ये रॉड जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है। ये जो क्रोमेटिन है ना उलझा हुआ ऐसा, वो ना रॉड जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है, मतलब बंटवारा करने के लिए रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। मान लेते हैं ये क्या है, क्रोमेटिन है, जो कि कैसा बना लिया, रॉड जैसा स्ट्रक्चर, बंटवारा करने के लिए कैसा बनाएगा, रॉड लाइक स्ट्रक्चर। और यही जो आपका रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, इसी को हम बोल देते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। क्या बोल देते हैं, क्रोमोसोम। इसी में सबको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। अरे भाई क्रोमोसोम कुछ नहीं है, सेल का बंटवारा करना है,
अगर सब चीज उलझा हुआ रहेगा तो बंटवारा ठीक ठाक से होगा नहीं। इसलिए क्या करना पड़ा हम लोगों को, इस क्रोमेटिन को अच्छे से कॉन्डेंस कर देना पड़ा। कॉन्डेंस मतलब सबको सिकुड़ा दीजिए, ठीक है, सबको एक जगह इकट्ठा कर दीजिए और रॉड जैसा स्ट्रक्चर बना दीजिए ताकि बंटवारा आसानी से हो जाए। उसी को बोल दिया गया क्रोमोसोम, ठीक है। ये जो क्रोमोसोम है जब सेल टूट रहा होता है तभी दिखाई देता है, ठीक है। इसको छाप लीजिए, समझ में आता है सभी लोगों को, ये सब हो गया। चलिए अब एक और चीज समझिए। अब आपका जो ये न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के अंदर एक और बॉल जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये क्या है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ना एक और बॉल जैसा स्ट्रक्चर पाया जाएगा, ऐसा, ठीक है। ये बॉल जैसा स्ट्रक्चर है, बॉल नुमा, ठीक है। ये क्या है आपका बॉल लाइक स्ट्रक्चर, गेंद जैसा स्ट्रक्चर, बॉल लाइक। इस बॉल लाइक स्ट्रक्चर का नाम है न्यूक्लियोलस। क्या नाम है? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, इसको क्या पढ़ते हैं? न्यूक्लियोलस, राइट। समझ में आ गया। अब आपको एक चीज दिख रहा होगा, ये जो आपका बॉल नुमा स्ट्रक्चर है वो क्रोमेटिन जो है, जो धागा है, उस धागा से किसी एक जगह पर जुड़ा हुआ है। धागा का कोई भी जगह पर ये जुड़ा हुआ है और धागा का ये जो क्रोमेटिन है उलझा हुआ, इसका जिस जगह पर वो जुड़ेगा उस जगह को हम बोलते हैं नौर। क्या बोलते हैं? नौर। इस जगह का नाम है आपका नौर, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। इसका फुल फॉर्म हम आपको जब इसका नोट्स बनवाएंगे तब आपको बताएंगे। समझ में आया इतना? जब जो मैं इतना समझाया ये समझ में आया? चलिए, यही है आपका न्यूक्लियस। ये क्या चल रहा था आपका, सेल कैसे कैसे डिवाइड होता है। इसको पहले छाप लीजिए, जल्दी से छाप लीजिए। और इसके अंदर में क्या रहेगा? पानी भी भरा रहता है। इसके अंदर में पानी भी भरा होता है। इस पानी का नाम होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या नाम होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। कहीं पर लिख दो क्या? चलिए यहां लिख देता हूं। क्या नाम है? न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल का पानी साइटोप्लाज्म, वैसे ही न्यूक्लियस का पानी न्यूक्लियोप्लाज्म। या इसको आप न्यूक्लियस सैप भी बोल सकते हो या न्यूक्लियर सैप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो इसको आप? न्यूक्लियर सैप। आप इसको बोल सकते हो न्यूक्लियर सैप। इसको छाप लीजिए पहले, आई होप छाप लिए होइएगा। अब नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। बस यही था आज का लेक्चर में, मेन सबसे यही था। ये अगर समझ में आ गया तो हो गया। चलिए, न्यूक्लियस हम लोग पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस कैसा है बताइए? बॉल नुमा। बॉल नुमा दैट मीन्स स्फेरिकल है, गोला सा, गोलाकार है। एंड लोकेटेड इन द सेंटर। और कहां पर वो लोकेटेड है? सेंटर में, आपको दिख रहा होगा, लोकेटेड इन द सेंटर, बीच में पाया जाता है। इसका भी कॉन्सेप्ट थोड़ा समझिए। ये जो सेल है आपका दो टाइप का है। सबसे पहला एनिमल सेल, दूसरा है प्लांट सेल। ये जो आपका एनिमल सेल होता है इसका न्यूक्लियस बीच में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? एनिमल सेल में, बीच में। तो स्पेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर किसमें होगा? एनिमल सेल में, ठीक है। बट प्लांट सेल में ऐसा होता है कि ये जो सेल है इसके बीच में ना बड़ा सा एक सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है बीच में। इसके वजह से ये जो न्यूक्लियस है वो साइड में चला जाता है, ठीक है। तो प्लांट सेल में न्यूक्लियस कहां रहेगा? पेरीफेरी पर रहेगा या सिंपली कह दीजिए साइड में रहेगा। लेकिन आप जब बुक देखोगे तो बुक में बस यही लिखा रहता है, लोकेटेड इन द सेंटर, न्यूक्लियस लोकेटेड इन द सेंटर, ठीक है। जो कि सिर्फ ऐसे ही लिख दिया जाता है ऊपर ऊपर से, बट डीप में आप जाइएगा तो आपको ऐसा समझ में आएगा। सिर्फ एनिमल सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस आपका सेंटर में है,
समझ में आता है ये सब? ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय ए मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसको पहले एक बार खुद से पढ़िए और समझने का कोशिश कीजिए, फिर हम आपको समझाते हैं। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। ये जो न्यूक्लियस है ये साइटोप्लाज्म से कैसे सेपरेट है? न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय ए मेम्ब्रेन। वो क्या चीज से सेपरेटेड है? एक मेम्ब्रेन से। मेम्ब्रेन का नाम क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन एक्चुअली दो होता है, आउटर और इनर। ठीक है, कैसा होता है एक्चुअल, वहां देखिए फोटो में। समझ में आ गया? न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय ए मेम्ब्रेन नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, इतना हो गया। आपको एक चीज समझ आ रहा होगा, जो न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से कनेक्टेड है। ठीक है, क्या है? आउटर मेम्ब्रेन कनेक्टेड है इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से। इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। जिसमें राइबोसोम होगा वो क्या हो गया? RER, और जिसमें नहीं होगा राइबोसोम, राइबोसोम्स नहीं होगा, वो क्या होगा? SER, सॉफ्ट इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। फुल फॉर्म बताना आप जरूरी नहीं होगा। जैसे मान लीजिए इस पे चिपका दिए राइबोसोम, ठीक है, अंदर नहीं होता है, ये क्या हो गया? RER। इसमें नहीं है, SER। ठीक है, समझ में आ गया सभी लोगों को? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जिसको फुल फॉर्म नहीं याद है लिख लो, मैं बोल रहा हूँ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। लिखूंगा नहीं, कई बार लिखवा चुका। ठीक है, अब इसका जो मेम्ब्रेन है, इसका जो मेम्ब्रेन है वो कैसा है? पोरस है। मतलब मेम्ब्रेन में क्या है? पोर प्रेजेंट है। देखिए मेम्ब्रेन कैसा है? पोरस। दैट मीन्स पोर रखता है मेम्ब्रेन। और वो क्या करता है? मेम्ब्रेन का पोर एंड अलाउज द मूवमेंट। वो किसी भी चीज का मूवमेंट को अलाउ करेगा। एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स between the साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ध्यान से देखिए, नहीं समझ में आ रहा है? मुझे तो लग रहा है नहीं समझ में आ रहा है किसी को कुछ। जैसे मान लेते हैं ये आपका सेल है, ठीक है, ये हो गया आपका न्यूक्लियस। ठीक है, इसमें ये क्या है? मान लेते हैं पोर सब प्रेजेंट है, पोर है। ठीक है, पोर है। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। ये जो न्यूक्लियस है ये साइटोप्लाज्म से सेपरेटेड है बाय ये मेम्ब्रेन नोन, कहाँ था? यहाँ था। चलिए, इसका मेम्ब्रेन कैसा है? पोरस है। मेम्ब्रेन सब में क्या पाया जाएगा? पोर पाया जाएगा। मेम्ब्रेन में क्या है? पोर पाया जा रहा है। मेम्ब्रेन पोरस एंड अलाउ द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स। और ये अपने अंदर मटेरियल्स को मूव करने को अलाउ करेगा बिटवीन द साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में कोई चीज न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा, कोई चीज इसके अंदर घुसेगा। कैसे कैसे होता है वो आपको यहाँ नहीं पढ़ना है, सीधे क्लास 11th में। बहुत वेट करना पड़ेगा, अभी 9th में भी मैं नहीं पढ़ा सकता, 9th में भी बहुत हाई हो जाएगा। ठीक है, ये सीधा आपको 11th में आप पढ़ना है आगे। इतना समझ में आ गया? चलिए इसको छाप लीजिए। हो गया? चलिए अब बात आता है न्यूक्लियोप्लाज्म। देखिए न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है ना, न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है, न्यूक्लियोप्लाज्म, या इसी का नाम न्यूक्लियर सेप होता है। इसको आप पेंट नहीं कर सकते हो, पेंट नहीं कर सकते हो। जिसको आप पेंट कर सकते हो
उसको आप बोलते हो स्टेनिंग, मतलब वो स्टेन को ले लेगा। और जिसको आप पेंट नहीं कर सकते हो वो क्या है, नॉन स्टेनिंग। तो जो आपका न्यूक्लियोप्लाज्म है वो ना नॉन स्टेनिंग होता है, मतलब वो स्टेन को नहीं लेता है, मतलब आप उसको कलर नहीं कर सकते हो, न्यूक्लियोप्लाज्म को आप कवर नहीं कर सकते हो। ये ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, आपका फ्लूइड है जो कि कहाँ पाया जा रहा है, न्यूक्लियस में पाया जा रहा है। ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है ना, इसमें क्या क्या होता है वो देखिए। छाप लिए थे, नहीं छापे थे तो पीछे जाकर छापिए। इसमें क्या क्या पाया जाता है, इट कंटेन्स रॉ मटेरियल्स, इसमें बहुत सारा रॉ मटेरियल्स होता है। क्या चीज में, न्यूक्लियोप्लाज्म में। ये जो पानी वाला चीज है इसके अंदर रॉ मटेरियल्स होता है। इंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इंजाइम्स। इंजाइम्स का मतलब क्या आता है, जो कि रिएक्शन को तेज कर देता है, उसी को हम इंजाइम बोलते हैं। कुछ मेटल आयन पाया जाता है, एंड मेटल आयंस एंड सम मेटल आयंस फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ठीक है। इसमें क्या क्या पाया जाता है न्यूक्लियस में, इट कंटेन रॉ मटेरियल्स, कुछ रॉ मटेरियल्स पाया जाएगा, इंजाइम पाया जाएगा, एंड कुछ मेटल्स आयन पाया जाएगा, जिसका यूज करके ये जो सेल है ना वो डीएनए बनाता है और आरएनए बनाता है, न्यूक्लियस बोल दीजिए। ठीक है। आपका जो ये है ना क्या चीज, क्रोमैटिन है, क्रोमोसोम है, इसमें एक्चुअली डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है, डीएनए, जो कि आपका जेनेटिक कैरेक्टर को रखता है। क्रोमैटिन में क्या रहता है, डीएनए, जो आपके जेनेटिक कैरेक्टर को पकड़ के रखता है। ठीक है। आप कैसा दिखेंगे वो सब यही डिसाइड करेगा, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम। तो वो क्या रखता है, जेनेटिक कैरेक्टर रखता है, मतलब डीएनए रखता है। तो डीएनए और आरएनए का सिंथेसिस करने के लिए कुछ रॉ मटेरियल्स का जरूरत पड़ता है, एंजाइम का, मेटल आयंस का। वो कहाँ रहता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में रहता है। कैसे बनता है डीएनए आरएनए, आपको यहाँ नहीं पढ़ना है, क्लास 12 का इंतजार कीजिए। ठीक है। चलिए अब क्या है, इसके बीच में एकदम एक छोटा सा स्फेरिकल बॉडी है, गोला, बॉल लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोल रहे थे, न्यूक्लियोलस। ए स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। अ स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी is also present in the nucleus, also present in the nucleus, known as nucleolus। न्यूक्लियोलस, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। सबको समझ में आ रहा है न्यूक्लियोलस क्या है, ये जो गोला सा बॉडी आपको दिखाई दे रहा है वही क्या है, न्यूक्लियोलस, बॉल नुमा स्ट्रक्चर। ठीक है। इसको छाप लीजिए जल्दी से। समझ में आ रहा है सभी लोगों को, ठीक है, आ रहा है समझ में। ये जो न्यूक्लियोलस होता है ना, उसका कुछ फीचर देखिए न्यूक्लियोलस का। न्यूक्लियोलस के बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, मतलब वो कैसा होता है, मेम्ब्रेनलेस। मेम्ब्रेनलेस, मेम्ब्रेनलेस का मतलब होता है नंगा, न्यूड, नेक्ट है। ठीक है। मतलब इसके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं है। ये जो आपका न्यूक्लियोलस है इसके बाहर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, ये मेम्ब्रेन इसके बाहर नहीं है, मेम्ब्रेन लेस है, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है। वो सीधे क्रोमैटिन के अंदर में कहीं पर एक जगह प्रेजेंट रहेगा, एक से ज्यादा भी होता है कहीं कहीं। ठीक है। तो न्यूक्लियोलस क्या है, मेम्ब्रेनलेस है, नेक्ट है, नंगा है, कोई भी मेम्ब्रेन उसके बाहर नहीं है। वो गोला भी हो सकता है, राउंड हो सकता है, कभी कभी वो इरेगुलर भी होता है, स्लाइटली इरेगुलर, मतलब कैसा, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा। ठीक है, ऐसा इरेगुलर टाइप का। ठीक है, इरेगुलर मतलब इसका कोई रेगुलरिटी नहीं है, ये नहीं कि पूरा गोला ही रहेगा, थोड़ा बहुत इरेगुलर भी चल सकता है, ऐसा। ठीक है, इरेगुलर, समझ में आ रहा है। ठीक है, स्लाइटली इरेगुलर स्ट्रक्चर। और ये अटैच क्या चीज से होता है, विच इज अटैच्ड टू द क्रोमैटिन,
वो क्रोमैटिन से क्या होता है, अटैच होता है। विच इज अटैच टू द क्रोमैटिन एट ए स्पेसिफिक रीजन, एट अ स्पेसिफिक रीजन, वो ना स्पेशल रीजन पर होता है। उस रीजन का नाम क्या है, रीजन नोन एज नॉर। उस रीजन का नाम क्या है, नॉर, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। क्या नाम है उस रीजन का, नॉर, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। देखिए एक जगह पर ये क्या है, क्रोमैटिन से अटैच है, वो रीजन क्या है, नॉर, ठीक है, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन, ठीक है, या न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, ठीक है। बुक में इंग भी रहता है और भी रहता है, जो लिखना है वो लिख लीजिए, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन या ऑर्गेनाइजर रीजन, जो लिखना है वो लिखिए, ठीक है। देखिए एक चीज हम आपको बताए थे, सेल में राइबोसोमल आरएनए भी पाया जाए। आरएनए 3 टाइप का होता है, क्या क्या, अरे यार तुम लोग सब भूल जाते हो। आरएनए कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का। कौन कौन होता है, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए, ये मैसेंजर है, मैसेज पहुंचाएगा, ये कोई भी चीज ट्रांसफर करेगा। और एक और होता है जो है आरआरएनए, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। तो राइबोसोमल आरएनए वो बनेगा इसी में, न्यूक्लियोलस में, ठीक है। इट इज द एक्टिव साइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ राइबोसोमल आरएनए, इट इज द एक्टिव साइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। राइबोसोमल आरएनए कहां बनेगा, न्यूक्लियोलस में बनेगा। अरे दिमाग में बैठा कर रहना है, भूल नहीं जाना, ऐसा नहीं कि क्लास 9th में गए ये सब भूल गए। ये सब अगर रेडी करके रखिएगा, अगर क्लास 11th में भी आप शो कर रहिएगा कोई दिक्कत नहीं है, सब आपको पहले ही आता रहेगा। सर पढ़ाने जाएंगे वहां पर आप हल्ला करते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, पहले ही से सब पता रहेगा। सही बता रहा हूँ, देख लेना एनसीईआरटी उठाकर 11th का, ठीक है, हो गया। अब क्या है, बाहर बहुत ज्यादा बारिश भी हो रही है, ऐसा ना हो कि लाइट चला जाए। अगर लाइट चला जाएगा तो वीडियो को मैं यहीं से कट कर दूंगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, और अगले वीडियो में मैं आगे का पढ़ाऊंगा। अब ये देखिए आपका जो न्यूक्लियस है उसमें क्या रहता है, देखिए न्यूक्लियस कंटेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसका नाम क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नोन एज क्रोमैटिन। वो क्या है, क्रोमैटिन, क्या है, क्रोमैटिन, कंसिस्टिंग मेनली ऑफ डीएनए, जो कि मेनली क्या रखता है, कंसिस्टिंग, सब लिखा हुआ है उधर, मेनली ऑफ डीएनए। वो मेनली क्या रखता है, डीएनए। डीएनए क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये न्यूक्लिक एसिड का एक टाइप है बस, और कुछ नहीं, डीएनए, जो कि इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा। चलिए इसको छापिए तो जल्दी से। ओके, दिख रहा है सब चीज, चलिए अब लिख लिए होइएगा आप लोग, चलिए सही है। थोड़ा बहुत ऊपर का कट जाता है या नीचे का कभी कभी, ठीक है, तो उसको ठीक कर लीजिएगा। 1 मिनट रुको, बारिश थोड़ा कम सम हो रहा है, अभी बहुत तेज नहीं है, अभी तेज हो रहा था बट कम गया है। चलिए इतना समझ में आ गया। यहां तक नोट कर लिए, नोट किए, यहां तक कर लिए, आगे बढ़ूं। ये जो डीएनए है वो क्या करेगा, दीज कैरी जीन्स, वो क्या कैरी करता है, क्रोमोसोम क्या कैरी करता है, डीएनए दीज कैरी जीन्स, सब लिखा हुआ है उधर, वो क्या करता है, जीन को कैरी करता है, एंड हेल्प इन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, और हेल्प करता है, हेल्प्स इन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है क्या चीज, ट्रांसफर, ट्रांसफर्स ऑफ कैरेक्टर, और वो कैरेक्टर के ट्रांसफर में मदद करता है
फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, जो पेरेंट्स है उससे संतान में आएगा, ऑफस्प्रिंग मतलब संतान में। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी लोगों को ये सब, या नहीं आ रहा, ऊपर से जा रहा है? ठीक है, आपको हम क्या बताए थे, क्रोमोसोम दिखता कब है, जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तब, हमेशा नहीं दिखेगा। ठीक है, ये सब हमेशा ऐसे उलझा हुआ रहेगा, जब सेल डिवाइड करेगा तभी दिखेगा। ठीक है, अब ये जो क्रोमैटिन है, आपको हम एक चीज बताते हैं, रुक जाइए। जो आपका क्या है, क्रोमैटिन है, ये जो आपका क्या है, क्रोमैटिन है, वो क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम बनता है। ये आपको पता है, क्रोमोसोम बनता है, डेट मीन्स ये जो क्रोमैटिन है ये ऐसा बन जाता है। ठीक है, ऐसा एक दो कितना बनेगा उससे अभी आपको मतलब नहीं है। ठीक है, ये क्या बन गया, ये जो धागा है वो ऐसा क्रोमोसोम बना देगा, रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, कैसा बना देगा, रॉड लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम कब दिखाई देगा, आप इसको देख तभी सकते, सीन ओनली व्हेन सेल डिवाइड्स, जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तभी आप इसको देख सकते हो, हमेशा नहीं। द क्रोमोसोम कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड्स, सिर्फ जब सेल डिवाइड करता है तभी देख सकते हो। ठीक है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन दिस क्रोमैटिन बिकम, लिखना है तो लिख लीजिए। ठीक है, वो तो लिखा ही हुआ है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, लिख दो क्या, ऐसा बुक में लिखा होता है, ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्या होगा, ये जो क्रोमैटिन है, दीज क्रोमैटिन्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ये जो क्रोमैटिन है, दीज क्रोमैटिन बिकम मोर कॉम्पैक्ट, वो क्या हो जाएगा, बिकम मोर कॉम्पैक्ट, वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा सिकुड़ जाएगा, दिख रहा है आपको, बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट हो गया। एंड विजिबल इनटू ए डेफिनिट नंबर ऑफ रॉड लाइक बॉडीज, एंड visible into definite number of rod like bodies, और इस रॉड लाइक बॉडीज को हम लोग क्या बोले, नोन एज क्रोमोसोम। समझ में आ रहा है, रॉड लाइक बॉडीज, क्रोमोसोम दिख रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं इसका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, इसको थोड़ा समझिए, इसको छाप लीजिए, फिर हम देखते हैं फंक्शन क्या है न्यूक्लियस का। फिर से बारिश तेज हो गई बिहार में बहार है, जिस रास्ते में आप जाइएगा उसी रास्ते में आपको मजा आ जाएगा, बहुत मजा आता है यहाँ पर, हर चीज डूबा हुआ है। ठीक है, बहुत खराब स्थिति है बिहार का, हर जगह डूबा हुआ है बाढ़ के पानी से, हर जगह। यहाँ अप्रोक्स मेरे अंदाज से महीना भर से बारिश हो रहा है, महीना भर से। पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था, पिछले साल तो आई थिंक 4-5 महीना तक बारिश हुआ था लगातार। ठीक है, कभी थोड़ा दिन थोड़ा देर के लिए रुका है, 2 घंटा 4 घंटा रुका, या कभी 1 दिन के लिए ही रुक गया, 2 दिन के लिए रुका, बट लगातार 4 महीना तक बरसात हुआ था और सब चीज डुबा दिया था। वही हाल अभी भी हो गया। चलिए अब हम देखते हैं फंक्शन। फंक्शंस क्या है न्यूक्लियस का, अगर आप लोग बिहार से होइएगा तो आपको पता होगा, बहुत खराब कंडीशन है। ये जो आपका न्यूक्लियस है यही पूरे सेल को कंट्रोल करता है, वो क्या है, कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल, कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल, पूरे सेल को कंट्रोल क्या करता है, न्यूक्लियस करता है, आपको पता होगा। इट कंटेन क्रोमोसोम विच कैरी द जीन। ठीक है, इट कंटेन्स chromosomes which carry the genes, जो क्या करता है, जीन को कैरी करता है, सबको पता है। These genes are responsible for transmission of character from generation to generation. These genes are
these genes are responsible for the लाइट चला जाएगा ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। It contains chromosome which carry the genes. These genes are responsible for the transmission of character from the parents to offspring. क्या होगा? पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर जाएगा जीन्स के थ्रू ही। ठीक है। अब ये जो सेल होता है ना, इसके अंदर बहुत सारा तोड़ फोड़ चल रहा होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर ना, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी को। ठीक है, बताता हूं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या होता है। न्यूक्लियस कंट्रोल करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को, जो कि सेल के अंदर हो रहा होता है, टेकिंग प्लेस इन द सेल। रुक जाइए, समझिए, इसको पहले छाप लीजिए। जो सेल है ना, सेल का जो न्यूक्लियस है, ये जो सेल है ना, इसके अंदर बहुत सारा तोड़ फोड़ वाला प्रोसेस चल रहा होता है, तो उसको कंट्रोल न्यूक्लियस ही करता है। पूरा सेल है, सेल के अंदर कहीं पर कोई चीज बन रहा होता है, कहीं पर कोई चीज टूट रहा होता है, उसको कंट्रोल करता है न्यूक्लियस से। ठीक है, तो सेल में क्या होता है, सेल में कहीं पर कोई चीज फॉर्मेशन हो रहा होता है किसी भी चीज का, सेल में, नॉट इन न्यूक्लियस। ठीक है, कहीं पर कोई भी चीज टूट रहा होता है। ठीक है, मतलब बोल दीजिए ना, ब्रेक डाउन हो रहा होता है। ठीक है, ये जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है उसको बोला जाता है एनाबॉलिज्म। क्या बोला जाता है? एनाबॉलिज्म। और ब्रेकडाउन प्रोसेस को बोला जाता है कैटाबॉलिज्म। और यही दोनों मिलाकर बोल दिया जाता है मेटाबॉलिज्म। अब पढ़िए नीचे वाला स्टेटमेंट। न्यूक्लियस कंट्रोल करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी टेक प्लेस इन द सेल। सेल में जो मेटाबॉलिज्म चल रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब फॉर्मेशन और ब्रेकडाउन, इस सब को कंट्रोल क्या करता है? न्यूक्लियस ही करता है। कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस ही करता है। ठीक है, चलिए, ये न्यूक्लियस आपका अब यहां पर खत्म हुआ। अब हम बात करते हैं क्रोमोसोम के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। किसके बारे में? क्रोमोसोम के बारे में। थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्रोमोसोम के बारे में। हालांकि ये सब आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं। क्रोमोसोम ओलंपियाड सिलेबस में भी नहीं है, उससे बहुत आगे पढ़ना है आपको, फिर भी बताने का मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूं, डाउट आपका नहीं फंसना चाहिए। ठीक है, क्या हम लोग पढ़ रहे थे? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम बना कैसे? वो जो क्या है, क्रोमैटिन है, वही बन गया रॉड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोले थे? क्या बोले थे? क्रोमोसोम। ठीक है, ये जो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस, उसमें जो ये जो आपका क्रोमैटिन है, ठीक है, क्रोमैटिन है, वो क्या हो जाता है? कॉन्डेंस हो जाता है। कॉन्डेंस मतलब सब एक जगह इकट्ठा हो गया, और वो रॉड नुमा स्ट्रक्चर बना देता है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर। उसी को हम क्या बोल रहे थे, बताइए? क्या बोल रहे थे? क्रोमोसोम्स। क्या बोल रहे थे? क्रोमोसोम्स। तो जो न्यूक्लियस होता है उसमें जो क्रोमोसोम होता है ना, वो हमेशा जोड़ा में पाया जाता है। क्या चीज में पाया जाता है? जोड़ा में। वो हमेशा जोड़ा बनाकर रखता है, मेकिंग पेयर्स। वो हमेशा कैसा रहेगा? जोड़ा बनाकर। देखिए, ये सब कैसा है? जोड़ा बनाकर प्रेजेंट है। जोड़ा, मेकिंग पेयर्स, ये हमेशा जोड़ा बनाकर ही प्रेजेंट रहेगा। जैसे आप आदमी का सेल में देखोगे, ठीक है, ह्यूमन सेल, इस पॉइंट को एकदम दिमाग में बैठा कर रखिएगा। आदमी का जब आप सेल देखोगे तो उसमें 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है। कोई भी सेल, हाथ का, नाक का, कान का, ये सब जब आप सेल उठाइएगा ना, टोटल सेल नहीं, कुछ एक्सेप्शन भी होता है, उसमें 23 जोड़ा क्रोमोसोम पाया जाता है। कितना क्रोमोसोम पाया जाता है? 23 पेयर क्रोमोसोम। ठीक है, 23 जोड़ा क्रोमोसोम्स पाया जाता है। 23 जोड़ा मतलब टोटल कितना क्रोमोसोम पाया जाता है? 23 इंटू 2। एक जोड़ा में 2 चीज होता है, तो कितना? 46 क्रोमोसोम टोटल पाया जाएगा। ठीक है, अब एक जो जोड़ा होता है ना, ऐसा ना
23 पेयर पाया जाता है ह्यूमन में। एक पेयर, दो पेयर, ऐसे कर करके 23 जोड़ा पाया जाएगा आदमी के अंदर। कितना? 23 जोड़ा, 23 पेयर। ठीक है, अब हम देखते हैं, ऐसा ना हो कि लाइट चला जाए, बहुत तेज बारिश हो रही है बाहर, ज्यादा चांस है जाने का ही, हर बार चला जाता है। तो कितना क्रोमोसोम पाया जाता है? 23 जोड़ा। टोटल क्रोमोसोम कितना? 46। 46 क्रोमोसोम में से एक जो क्रोमोसोम होगा ना, ये रहेगा फादर का, एक रहेगा मदर का। ठीक है, एक पापा का और एक मम्मी का, एक फादर का, एक मदर का। कितना क्रोमोसोम है हम लोग के बॉडी में टोटल सेल में? कितना? 46। कितना पेयर में रहेगा? 23 जोड़ा। 23 जोड़ा में से एक मम्मी का, एक पापा का, एक मम्मी का, एक पापा का। इसीलिए क्या होता है? डीएनए टेस्ट किया जाता है। जब कोई भी बॉडी मिलता है, कोई भी डेड बॉडी मिलता है, तो डीएनए टेस्ट किया जाता है। डीएनए टेस्ट में क्या होगा? आपका कोई भी चीज है वो सेल का ही बना होगा, चाहे वो हड्डी मिलेगा फिर भी हड्डी सेल का बना हुआ है। सेल को हम ले जाएंगे, चेक करेंगे, तो एक जोड़ा मम्मी का मिल जाएगा, एक जोड़ा पापा का, तो उससे कंफर्म होता है कि हाँ भाई ये इसी का बच्चा है या इसका बच्चा नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। ईच पेयर, जितना भी जोड़ा है उसमें से एक क्रोमोसोम किसका रहेगा? फादर का, एक मदर का। वन क्रोमोसोम कम फ्रॉम द फादर एंड वन फ्रॉम द मदर। वन क्रोमोसोम्स comes from the father and one from the mother। एक क्रोमोसोम फादर से आएगा, दूसरा क्रोमोसोम किससे आएगा? मदर से आएगा। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अरे भाई आना चाहिए समझ में, नहीं क्यों आ रहा है? छाप लिए थे इतना? नहीं छापे थे तो पीछे जाकर छापिए। देखिए, अब ये जो आपका क्रोमोसोम है, ये जो क्रोमोसोम है ना, उसमें हजारों संख्या में जीन पाया जाता है। मान लिए ये ना क्रोमोसोम को मान लेते हैं ये नेकलेस जैसा। नेकलेस मतलब समझते हैं? जो लड़की सब माला पहनती है, तुम भी पहनते हो क्या? लड़की सब जो माला पहनती है, माला में क्या होता है? नेकलेस में मोती पाया जाता है, ऐसा ऐसा मोती। ठीक है, मोती बनाइए। अरे भाई ये क्या है? मोती है, मोती। अरे अच्छे से मोती बनाना, इधर मैं खींच दिया। ठीक है, ये क्या है? बीड्स, मोती। बीड्स मीन्स मोती। किसका मोती? नेकलेस का मोती। ठीक है, मान लेते हैं ये आपका क्रोमोसोम है, ये जो नेकलेस का जो धागा है वो क्रोमोसोम है। तो ये चारों तरफ हजारों की संख्या में ऐसा ऐसा मोती पाया जाएगा डीएनए फॉर्म में। ऐसा ही आपके बुक में लिखा रहता है। ईच क्रोमोसोम, जितना क्रोमोसोम है, ईच क्रोमोसोम्स में क्या होगा? जितना भी क्रोमोसोम है उसमें क्या होगा? थाउजेंड ऑफ टाइनी जीन्स। क्या पाया जाएगा? थाउजेंड्स ऑफ छोटा छोटा जीन, टाइनी जीन्स, छोटा छोटा जीन पाया जाएगा। टाइनी इसको पढ़ते हैं या टीनी भी पढ़ सकते हैं, टीनी नहीं टाइनी पढ़ा जाता है। जो कि कैसा दिख रहा है? लाइक द बीड्स ऑफ ए नेकलेस, लाइक द बीड्स ऑफ ए नेकलेस। ठीक है, ये जो आपका नेकलेस है उसके मोती के समान दिख रहा है। देखिए, ईच क्रोमोसोम थाउजेंड ऑफ टाइनी जीन्स रखता है। ये जो क्रोमोसोम है इसमें छोटा छोटा जीन सब प्रेजेंट है। कैसा जीन प्रेजेंट है? लाइक द बीड्स ऑफ नेकलेस, नेकलेस का मोती जैसा। समझ में आ रहा है? चलिए, बारिश और तेज जोर लगा रहा है भाई, मजा आ रहा है। साउंड आप सुन सकते हैं, आवाज आ रहा है बारिश का। बिजली भी चमक रहा है बहुत तेजी में। चलिए आगे बढ़े। जीन क्या होता है? जीन क्या होता है सबको पता होगा। जीन क्या होता है? जो आपका कैरेक्टर ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। जीन क्या है? जो आपके ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जो कैरेक्टर ट्रांसफर करता है उसी को हम क्या बोल देते हैं? जीन। जैसे कलर ऑफ द आईज, कलर ऑफ द आईज,
किसी का मम्मी पापा का आंख का कलर अगर ऑरेंज रहेगा तो उसका बच्चा का भी आंख का कलर ऑरेंज हो सकता है, ब्लू रहेगा ब्लू हो सकता है। ठीक है, अब तो नया टेक्नोलॉजी आ गया जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी। जिस कलर का आप चाहिएगा बच्चा उसी कलर का मिल जाएगा। आप कहिए जो मेरा बच्चा ब्लैक चाहिए तो ब्लैक मिल जाएगा, व्हाइट कलर मिल जाएगा, उस बच्चा का आंख ऐसा होना चाहिए वो भी मिल जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी आपको पढ़ना है क्लास 12 में। ठीक है, पहले टमाटर सब कैसा रहता था, टमाटर खरीद कर लाते थे सब्जी बाजार से और रास्ता में ही बह जाता था, बट अब टमाटर आ गया है स्पेशल टाइप का जिसको आप 10 दिन घर में रखिए फिर भी नहीं बहेगा। बायोटेक्नोलॉजी का खेल है, बहुत मजेदार है बायोलॉजी, आगे आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? आ रहा है? कलर ऑफ द आइज, टाइप ऑफ हेयर, ये सब क्या है आपका टाइप ऑफ हेयर, लिख लीजिए मन है तो। किसी का हेयर करली रहता है, करली मतलब घुंघराला बाल, घुंघराला बाल रहेगा या स्ट्रेट हेयर रहेगा। बहुत आदमी को दौरा चढ़ता है, स्पेशली मतलब दौरा नहीं, मतलब बहुत आदमी को चुल मचता है बाल सीधा करवाने का। बाल घुंघराला रहता है, उसको क्या करता है पता है आपको? 5,000 रुपया देकर बाल को स्ट्रेट करवाती है जनरली लड़की सब। 5,000 खर्चा करके बाल को सीधा करवाएगी, लगभग 2-4 महीना चलेगा फिर वो ऐसे ही घुंघराला हो जाएगा। बेवकूफी है, पैसा का बर्बादी है। चलो चलिए अब हम बात कर लेते हैं पेरोक्सीसोम के बारे में। किसके बारे में? पेरोक्सीसोम। थोड़ा सा बातें कर लेते हैं। क्या चीज के बारे में? पेरोक्सीसोम। पेरोक्सीसोम भी सेल के अंदर कहीं पर भी ऐसा गोला प्रेजेंट हो सकता है। यह भी छोटा होता है और स्फेरिकल होता है। इसका मेन आपको फंक्शन याद करना है। कैसा है? छोटा है और स्फेरिकल है, गोला है। इसके अंदर पावरफुल ऑक्सीडेशन करने वाला एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पावरफुल ऑक्सीडेटिव एंजाइम। ऑक्सीडेटिव मतलब ऐसा एंजाइम जो कि ब्रेक डाउन कर दे, किसी भी चीज को तोड़ फोड़ दे। पावरफुल ऑक्सीडेटिव एंजाइम पाया जाता है। एंजाइम क्या है? केमिकल है, ठीक है, जो कि तोड़ेगा। ये जो पेरोक्सीसोम होता है उसमें सिंगल मेम्ब्रेन पाया जाता है। कितना मेम्ब्रेन? सिंगल मेम्ब्रेन। कितना मेम्ब्रेन? एक मेम्ब्रेन। ठीक है, ये मेनली किडनी और लीवर सेल में पाया जाता है। लीवर सेल में, किडनी और लीवर सेल में पाया जाता है। हर जगह पर नहीं पाया जाता है, किडनी और लीवर में बहुत मतलब अच्छा खासा अमाउंट में रहता है, लेकिन हर जगह नहीं। ठीक है, इसका काम होता है, जैसे लीवर का काम क्या होता है? कोई भी चीज को डिटॉक्सिफाई करना, मतलब कोई भी आप जहरीला चीज खाएंगे तो उसको क्या करेगा? डिटॉक्सिफाई करेगा लीवर। जैसे बहुत आदमी जहर खा लेता है गुस्सा में आकर, तो उसको डिटॉक्सिफाई करने का कोशिश पूरा करता है लीवर। लेकिन कई बार हम लोग नहीं, मतलब कोई आदमी क्या करता है, जहर खा लेता है सल्फास वगैरह तो मर जाता है, क्योंकि लीवर उसको डिटॉक्सिफाई करने में हार जाता है। अब बहुत आदमी क्या करता है, मतलब गुस्सा कर वो जो चूहा वाला जो दवा होता है, चूहा वाला जो केक होता है उसको खा लेता है तो वो बच जाता है। ठीक है, बच जाता है तो उसको डिटॉक्सिफाई कौन कर देता है? लीवर कर देता है। बट खाना नहीं चाहिए जहर वगैरह। ठीक है, पूरा बर्बाद हो जाता है बॉडी आदमी का। एक बार जहर खाकर बच भी जाता है तो उसका बॉडी खराब हो चुका होता है, लीवर खराब हो जाता है। ठीक है, किडनी और लीवर सेल में मेनली पाया जाता है। इसका काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन या रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। क्या काम होता है? डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफिकेशन या रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। ठीक है, कहां से? बॉडी से, फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, देखिए ऊपर पर ये पावरफुल ऑक्सीडेटिव एंजाइम होता है। एकदम पावरफुल एंजाइम रहेगा तभी तो जहरीला चीज को क्या करेगा? उसके इफेक्ट को खत्म करेगा। ठीक है, पावरफुल है। डिटॉक्सिफिकेशन करना है, मतलब जहर के इफेक्ट को कैंसिल करना है, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। हम लोग जो खाना अभी खाते हैं ना, नॉर्मल खाना, उसमें भी थोड़ा बहुत टॉक्सिक चीज होता है, उसको भी मारने का काम करता है, खत्म करने का काम पेरोक्सीसोम। ठीक है, लीवर में मेनली पाया जाता है। जो आपका डाइजेशन होता है उसमें होता है ना ग्लैंड, लीवर पर है वो जो बाइल निकालता है,
पढ़े हो? चलिए इसको छापिए तो। दिख रहा है सभी लोगों को? नहीं दिख रहा तो मैं दिखा दिया हिलाकर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूरा को रब कर देता हूं। सेल का कल हम लोग फोटो बनाना सीखेंगे, तो अगला लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे आप लोग हल्ला मचाते हो कि अगला लेक्चर कब आएगा, वैसे ही हल्ला मचाना। वो लेक्चर आपको मिल जाएगा, उसके बाद रिलैक्स होकर आगे का चैप्टर से पढ़ना, ठीक है? अब ये जो टॉपिक है बहुत आसान है, ठीक है? इसको आप तुरंत समझ जाएंगे। सेल डिवीजन बहुत आसान होता है। उससे पहले आपके बुक में एक और हेडिंग दिया रहता है, सेंट्रोसोम। थोड़ा अच्छे से लिखता हूं, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम के बारे में दो चीज लिखा हुआ रहेगा आपके बुक में। फाउंड ओनली इन एनिमल सेल। क्या लिखा रहेगा? फाउंड ओनली इन एनिमल सेल। और एक चीज लिखा रहेगा कि ये सेल डिवीजन में मदद करता है। क्या चीज में मदद करता है? हेल्प्स इन सेल डिवीजन। क्या चीज में मदद करता है? सेल डिवीजन। अब ये सेंट्रोसोम कैसे सेल डिवीजन में मदद करता है वो कहीं नहीं लिखा रहता है। चलिए हम आपको बताते हैं सेंट्रोसोम क्या होता है, वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले वो जो आपका सेल है, जैसे मान लीजिए ये सेल है, तो सेल के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है सिलेंडर जैसा। कैसा? रॉड जैसा, सिलेंडर जैसा। ये जो सिलेंडर जैसा स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं सेंट्रियोल। क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल। क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल। अब ये जो सेंट्रियोल होता है ना, नहीं दिख रहा होगा, एक मिनट रुक जाइए, बहुत ऊपर में लिख दिया। ये हो गया आपका सेल, ठीक है? इसमें रॉड जैसा या कह दीजिए आप गोला जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। रॉड जैसा या कह दीजिए सिलेंडर जैसा, सबसे बेस्ट सिलेंडर जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। उसका ऊपर नीचे का सिलेंडर का बेस गोला होता है, आपको पता होगा। ये जो सिलेंडर जैसा स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रियोल। क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है सेंट्रियोल। अब ये जो सेंट्रियोल होता है ना, इसके बगल में एक और सेंट्रियोल पाया जाता है। इसके बगल में एक और सेंट्रियोल पाया जाता है, ठीक है? इसके बगल में एक और सेंट्रियोल पाया जाता है। और दोनों सेंट्रियोल जो होता है, ये क्या है आपका? ये भी एक सेंट्रियोल ही है। क्या है? सेंट्रियोल। और दोनों सेंट्रियोल हमेशा 90 डिग्री के एंगल पर होता है। कितने डिग्री के एंगल पर? 90 डिग्री। देखिए ये सेंट्रियोल 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। जैसे मान लेते हैं ये आपका एक सेंट्रियोल है, एक ऐसे, तो दोनों 90 डिग्री के एंगल पर ही रहेगा। एक्चुअली ये दोनों ओवरलैप करके होता है, मतलब ऐसा होता है, एक ऐसा सेंट्रियोल तो एक ऐसा, दोनों आपस में ओवरलैप रहता है, ठीक है? ऐसा एक्चुअल में ऐसा कंडीशन रहेगा, ठीक है? एक सेंट्रियोल ऊपर में ऐसे, रुक जाओ भाई, एक इधर से और एक इधर से ऐसे, ठीक है? पीछे एक रहता है, एक आगे एक पीछे। तो यही है सेंट्रियोल का कंडीशन। ये क्या है? एक सेंट्रियोल ये, एक सेंट्रियोल ये। अब ये जो दो सेंट्रियोल होता है और इसके थोड़ा अगल बगल में पानी भी पाया जाता है, ठीक है? पानी, फ्लूइड पाया जाता है, ठीक है? फ्लूइड का नाम होता है काइनोप्लाज्म, उससे आपको मतलब नहीं है। तो आपका जो सेंट्रोसोम है वो बनता क्या चीज से है वो देखिए। सेंट्रोसोम जो आपका है वो ना दो सेंट्रियोल से बनता है। क्या चीज से बनता है? दो सेंट्रियोल प्लस थोड़ा बगल में फ्लूइड पाया जाता है, फ्लूइड। इस फ्लूइड का नाम भी लिख ही देते हैं, काइनोप्लाज्म बोला जाता है। जैसे साइटोप्लाज्म, वैसे ही इसके बगल में जो फ्लूइड है काइनोप्लाज्म होता है। ये क्या है आपका? काइनोप्लाज्म, ठीक है? काइनोप्लाज्म इस सब के बारे में लिखेंगे नहीं, ठीक है? सेंट्रोसोम क्या है? दो सेंट्रियोल प्लस काइनोप्लाज्म। काइनोप्लाज्म क्या है? इसके बगल में फ्लूइड, ठीक है? सेंट्रियोल दो हमेशा 90 डिग्री पर अरेंज होगा, ठीक है? ये सेंट्रियोल कितना डिग्री पर है? 90 डिग्री पर हमेशा। एक ऐसा तो एक ऐसा, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, 90 डिग्री एंगल दिख रहा है, 90 डिग्री।
समझ में आ रहा है, 90 डिग्री का एंगल। तो सेंट्रोसोम यही होता है। ये क्या है, सेंट्रोसोम। ये जो सेंट्रोसोम है ना, ये सेल डिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सेल डिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए हम लोग देखते हैं क्या रोल होता है इसका। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका ये एक सेल है, ठीक है, सेल के अंदर में क्या रहेगा, आपका क्रोमैटिन है। तो देखिए अब ये डिवाइड कैसे कैसे करता है उसके बारे में। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये सेल को क्या कराना है, सेल को आपको डिवाइड कराना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा बताइए, कैरियोकाइनेसिस। क्या करना होगा, कैरियोकाइनेसिस, दैट मीन्स न्यूक्लियस का डिवीजन करना होगा। उसके बाद क्या करना होगा बताइए, सेकेंड नंबर साइटोकाइनेसिस, दैट मीन्स साइटोप्लाज्म का क्या करना पड़ेगा, डिवीजन करना पड़ेगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन करना पड़ेगा। अब देखिए कैसे कैसे न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। 1 मिनट रुक जाइए। चलिए, अबे यार उधर घूम कर, मार्कर को थोड़ा इंक पिला दूं। कहाँ थे हम लोग, यहाँ पर थे। ठीक है, तो सेल को डिवाइड करने के लिए पहले कैरियोकाइनेसिस तब साइटोकाइनेसिस। अब ये सबसे पहले आपको क्या करना, कैरियोकाइनेसिस। तो चलिए न्यूक्लियस को अब हम लोग डिवाइड करवाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस को डिवाइड करवाने के लिए ना, न्यूक्लियस ना ये बंटने में ना बहुत ज्यादा खेला करता है। देखिए क्या क्या खेला करता है। ये जो न्यूक्लियस का डिवीजन है, सबसे पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, हेडिंग डालिए तब, कैरियोकाइनेसिस डालिए, कैरियोकाइनेसिस। देखिए न्यूक्लियस बहुत ज्यादा खेला करता है डिवाइड होने में। देखिए कैसे कैसे खेला करेगा। ये खेला ना एक्चुअली बहुत बड़ा करता है। ठीक है, तब ये जो बहुत सारा खेला करता है उसको हम एक सर्कल फॉर्म में दिखाते हैं। ठीक है, इसको पहले छाप लीजिए यहां तक। इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, अब ये जो आपका कैरियोकाइनेसिस है ना, न्यूक्लियस का डिवीजन, इसमें बहुत ज्यादा खेला होता है कैरियोकाइनेसिस में। कैरियोकाइनेसिस क्या है, न्यूक्लियस का डिवीजन, न्यूक्लियस का डिवीजन, इसमें बहुत ज्यादा नौटंकी चलता है। देखिए कितना ज्यादा नौटंकी होगा। ये ना अप्रोक्स 7 बार खेला करता है। ठीक है, कितना बार, 7 बार। देखिए कितना ज्यादा खेला करेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका सेल है। ठीक है, इसका जो ये क्रोमैटिन है ना, वो क्रोमोसोम बनना है। ठीक है, क्रोमोसोम बनना है तो वो सबसे पहले स्टार्ट यहां से होता है। कहां से, यहां से। मान लेते हैं इसका नाम दे दिया, इसका नाम ना दिया हुआ रहता है बुक में, जीवन फेज। ठीक है, इसको थोड़ा समझिएगा, एकदम आसान होता है। सबसे पहले जीवन फेज, ये जो जीवन फेज है ना, इसमें क्या रहेगा, इसका जो सेल का जो क्रोमोसोम है, सेल का, सेल के जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्रोमैटिन फॉर्म में क्या रहेगा, क्रोमैटिन एकदम धागा फॉर्म में क्या रहेगा आपका, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर में धागा पाया जाएगा, क्रोमैटिन पाया जाएगा। किस फेज में, जीवन फेज में। इस फेज का बस हम नाम दे दिए अपने मन से। अब पढ़ना पड़ेगा तो पढ़ने के लिए तो कुछ नाम देना पड़ेगा ना, तो नाम हम अपने मन से दे दिए जीवन फेज। जीवन फेज में क्या है, ये जो न्यूक्लियस है, ये जो सेल है, इसका बस हम लोग न्यूक्लियस तोड़ रहे हैं। तो इसको पढ़ने के लिए वो हम चार्ट फॉर्म में बस दिखा रहे हैं। तो जीवन फेज में क्या हो रहा है, ये क्रोमैटिन फॉर्म में प्रेजेंट है। उसके बाद एक और फेज आता है जिसका नाम है एस फेज। कौन सा फेज आता है, एस फेज। इस फेज में क्या होता है, ये जो क्रोमैटिन है ना, जो धागा है, ये अपने आप को डबल करता है। ठीक है, जब बंटना होता है कोई भी चीज को तो क्या करेगा, अपने आप को डबल करेगा। ठीक है, तो मान लीजिए इसको हम डबल कर देते हैं। एक्चुअली ये अच्छे से डबल तो हो नहीं पाता है। ठीक है, एक्चुअली ये अच्छे से डबल नहीं हो पाता है। देखिए अच्छे से नहीं नजर आ रहा है, लेकिन डबल यहां पर होगा। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, क्रोमैटिन
डबल होना स्टार्ट होगा और यहां पर आपको क्रोमेटिन अच्छे से डबल होता हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसा क्रोमेटिन डबल हो जाएगा। सबसे पहले क्या हुआ, G1 फेज में ये जो क्रोमोसोम है इसमें क्रोमेटिन ऐसा रहेगा धागा। उसके बाद S फेज आया, उसमें क्या होगा, ये जो क्रोमेटिन है ये अपना नंबर 2 गुना कर लेगा और ये जो फेज आता है इसका नाम हम बोल देते हैं G2 फेज। क्या बोल देते हैं, G2 फेज, जिसमें क्या होता है, क्रोमेटिन अपना नंबर को डबल कर लेता है। क्या हो गया, क्रोमेटिन यहां पर डबल हो गया। क्या हो गया, क्रोमेटिन डबल हो गया। ठीक है, मान लीजिए बंटवारा करना है तो सब चीज को हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। पहले क्या किए, क्रोमेटिन को डबल कर दिए। उसके बाद क्या आता है, ये 4 बार और खेला बतियाएगा। देखिए 4 बार क्या क्या खेला बतियाएगा। 4 फेज में इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। ये जो इतना छोटा रीजन है ना, इसको 4 फेज में। सबसे पहला फेज का नाम है प्रोफेज। क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोफेज, इसको नाम याद रखिएगा। सेकेंड वाले को हम लोग बोल देते हैं मेटाफेज, थर्ड वाले को बोल देते हैं एनाफेज और लास्ट वाले को बोल देते हैं हम लोग टीलोफेज। ये क्या होता है फेज, उसके बारे में हम आपको अभी बताते हैं। सबसे पहला फेज क्या है, प्रोफेज। क्या है, प्रोफेज। इसको याद करने का तरीका क्या है, पी मैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। सबसे पहले क्या हुआ, ये सेल को डिवाइड करना है तो सबसे पहले डिवाइड करने के लिए कैरियोकाइनेसिस करना पड़ेगा, न्यूक्लियस का डिवीजन। तो देखिए न्यूक्लियस को डिवाइड कराने के लिए सबसे पहले पहला जो फेज का नाम है वो G1 फेज है, जिसमें क्रोमेटिन फॉर्म में रहेगा। उसके बाद S फेज में क्रोमेटिन डबल होना स्टार्ट हो जाएगा और G2 फेज में क्या होगा, क्रोमेटिन ये जो धागा है वो डबल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रो फेज के बारे में। प्रो फेज में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका यही वाला सेल है। ठीक है, ये क्या है, ये वाला सेल को हम यहां पर बना दिए। ठीक है, सेल है, सेल के अंदर में क्या रहेगा, न्यूक्लियस रहेगा। न्यूक्लियस को बना रहे हैं। ठीक है, न्यूक्लियस में 2 मेम्ब्रेन होता है, आउटर और इनर। मेम्ब्रेन को भी हम बना दिए। इस न्यूक्लियस के अंदर में क्या रहेगा, ये आगे प्रोफेज के बारे में हम बात करें। ये जो डबल हुआ क्रोमेटिन है वो कहाँ रहेगा, इसके अंदर में। डबल हुआ जो क्रोमेटिन है वो कहाँ रहेगा, डबल हुआ क्रोमेटिन रहेगा प्रोफेज में। प्रोफेज में क्या रहेगा, वो जो क्रोमेटिन डबल हो गया वो कहाँ रहेगा, प्रोफेज में आराम से प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, और क्या होता है प्रोफेज में, ये क्रोमेटिन है और आपका जो सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम जो है, सेंट्रोसोम मतलब समझते हो ना, सेंट्रोसोम समझ में आ गया, 2 सेंट्रियोल प्लस काइनोप्लाज्म। तो वो जो सेंट्रियोल जो रहेगा वो ऐसा रहेगा। ये क्या है, सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल 2 ऐसा प्रेजेंट रहेगा, 2 जनरली होता है। ठीक है, ये ऐसा सेंट्रियोल प्रेजेंट है। देखिए सेंट्रियोल है ना, ये ऐसा प्रेजेंट है, आपको दिख रहा होगा। इसमें क्या है आपका, ये सेल है तो सेल के अंदर में क्या हो चुका है, क्रोमेटिन डबल हो चुका है। क्रोमेटिन डबल दिखाई दे रहा है, कहाँ प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस के अंदर। और इसमें सेंट्रोसोम जो है वो ऐसा इधर उधर प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, अब प्रोफेज में क्या होता है, ये जो आपका क्रोमेटिन है, ठीक है, ये ना क्रोमोसोम बनाने लगता है। ये क्या है आपका, सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम। ठीक है, सेंट्रोसोम से। ठीक है, तो प्रोफेज में क्या होता है, ये ना अच्छे से अपने आप को अरेंज करता है। देखिए कैसे अरेंज होगा वो हम आपको बताते हैं। ये मान लिए आपका सेल है, ठीक है, सेल है, सेल है तो क्या होगा, जो सेल है ना इसके बाहर क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। प्रोफेज में क्या होता है इसको ध्यान से देखिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ये जो क्रोमेटिन जो धागा उलझा हुआ था ना वो सुलझ के ऐसे इस टाइप का स्ट्रक्चर बना देगा। ठीक है, मोटा थोड़ा सा रहेगा, थोड़ा मोटा कर दीजिए ताकि देखने में अच्छा लगे। ठीक है, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बना लेगा, इस टाइप का। ये धागा जो उलझा हुआ था वो सुलझ गया। ठीक है, धागा क्या हो जाएगा, सुलझ जाएगा। और ये जो न्यूक्लियर क्या हो गया, ये क्रोमेटिन क्या हो गया, क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गया। क्रोमेटिन क्रोमोसोम में बदल गया। आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत।
क्या है, क्रोमैटिन जो है, क्रोमैटिन ये क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गया, क्रोमैटिन क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गया प्रोफेज में। और क्या होगा एक चीज समझिए, इस प्रोफेज में ये जो आपका क्या था, ये वाला जो मेम्ब्रेन था ना, ये गायब होने लगेगा, टूटने लगेगा। ठीक है, ये जैसे यहाँ से गायब हो जाएगा, यहाँ से गायब होगा, ये यहाँ से, तब क्या होगा, ये जो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू डिसअपियर, वो ना गायब होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या चीज, आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, किस फेज में, प्रोफेज में। और एक चीज होता है, एक चीज और होता है, ये जो आपका क्या था, सेंट्रोसोम था, ये जो सेंट्रोसोम था वो ना नीचे चला जाएगा, ऐसा नीचे चला जाएगा, एक नीचे और एक ऊपर चला जाएगा, एक नीचे और एक ऊपर चला जाएगा। सेंट्रोसोम क्या होगा, एक नीचे एक ऊपर। और क्या होता है, इस सेंट्रोसोम में से ना कुछ थ्रेड जैसा चीज निकलने लगता है, ऐसा थ्रेड जैसा। ठीक है, बहुत सारा निकलता है, ये सब थ्रेड जैसा निकल जाता है। ये जो थ्रेड निकला, इस थ्रेड का ही नाम होता है स्पिंडल फाइबर। क्या नाम होता है, स्पिंडल फाइबर। इस थ्रेड का नाम क्या है, स्पिंडल फाइबर। थ्रेड का नाम क्या है, धागा का, स्पिंडल फाइबर। अब एक चीज थोड़ा समझिए, इतना समझ में आ गया। सबसे पहले क्या था आपका, सबसे पहले क्या था, क्रोमैटिन G1 फेज में ऐसा था, इस फेज में डबल किया, G2 फेज में क्या हुआ, क्रोमैटिन डबल हो गया। प्रो फेज में क्या हुआ, प्रो फेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होना स्टार्ट हो गया, क्रोमैटिन क्या हो गया, क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गया और स्पिंडल फाइबर बना। स्पिंडल फाइबर कहां से बना, सेंट्रोसोम से बना। किससे बना, सेंट्रोसोम से। समझ में आ रहा है सभी लोगों को या ऊपर से जा रहा है, बताइए। समझ में आई होप आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा ध्यान से, कहां पर मैं बताऊं, चलिए यहीं पर कोशिश करता हूं फिट करने का। ठीक है, यहीं पर हम बनाते हैं। उसके बाद एक फेज आता है जिसका नाम है मेटाफेज। कौन सा फेज, मेटाफेज। मेटाफेज, देखिए मेटाफेज में अब क्या होता है, मेटाफेज में ये आपका क्या है, आपका सेल है, ये आपका क्या है, सेल है। सेल में क्या है, ये आपका सेंट्रियोल है, सभी लोगों को पता है सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल एक ऊपर में चला गया, एक नीचे में चला गया है, एक ऊपर में एक नीचे में। अब मान लेते हैं इसमें तीन क्या है, तीन क्रोमोसोम बना, ऐसा तीन क्रोमोसोम बना, या चार ही बना दीजिए, चार क्रोमोसोम ही बना दीजिए, चार बना दीजिए, चार मान लेते हैं क्रोमोसोम बना, चार क्रोमोसोम बना। ठीक है, अब क्या होगा एक चीज बताइए, ये जो चार क्रोमोसोम बना, ये ना क्रोमोसोम के बाहर का ये जो मेम्ब्रेन था वो गायब हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब। ठीक है, और चारों तरफ पानी भरा रहेगा, साइटोप्लाज्म। ये तो सेल है, तो सेल में तो साइटोप्लाज्म होगा ना भाई। तो साइटोप्लाज्म में आपका क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम है वो आ जाएगा, साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। ठीक है, और ये जो स्पिंडल फाइबर था ना, ये जो स्पिंडल फाइबर, वो स्पिंडल फाइबर क्या करेगा, इसका ये रीजन से अटैच होगा, इस रीजन से, इस रीजन से, इस रीजन से। ठीक है, इससे जो स्पिंडल फाइबर निकला, इस रीजन से, इस रीजन से, इस रीजन से, इस रीजन से, जितना रहेगा, जितना आपका क्रोमोसोम रहेगा उतना जगह पर जाकर वो चिपकेगा, एक ऊपर से एक नीचे से। ये होता है मेटाफेज में। और जितना भी क्रोमोसोम है सब एक लाइन में आ जाता है, देखिए। ठीक है, एक लाइन में आ चुका है सब, ऐसे नहीं कि एक ऊपर है एक नीचे, ऐसा नहीं होगा, सब एक लाइन में आ गया। अब क्या करेगा, ये जो स्पिंडल फाइबर है, ये क्या है आपका, ये क्या है आपका स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर वो क्या करेगा, स्पिंडल फाइबर इसको पकड़ के खींचेगा, क्रोमोसोम को पकड़ के खींचेगा और क्रोमोसोम फाइनली टूट जाता है। क्रोमोसोम क्या होता है, टूट जाता है। उसके बाद एक फेज आता है जिसका नाम है प्रोफेज हो गया, मेटाफेज हो गया। सबसे पहले क्रोमैटिन बना, क्रोमैटिन डबल हुआ, स्टार्ट हुआ डबल, G2 फेज में क्या हो गया, डबल हो गया। प्रोफेज में क्या हुआ, समझ में आ रहा है, प्रोफेज में क्रोमोसोम बना। उसके बाद क्या होगा, मेटाफेज, मेटाफेज में क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम का खींचना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आता है एनाफेज। क्या होगा, एनाफेज। एनाफेज में होता है एक्चुअली ये कि क्रोमोसोम जो है आपका टूट जाता है। क्रोमोसोम क्या होता है, टूट जाता है। जैसे मान लीजिए ये आपका सेल था, क्या है, सेल है। ये क्या है आपका
बताइए सेंट्रियोल है, क्या है? सेंट्रोसोम है, समझिए तो सेंट्रोसोम है, सेंट्रियोल नहीं बोलिए, सेंट्रोसोम है। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो है ना ये ऐसा टूट के उसके पास चला जाएगा, ऐसा टूट जाएगा। ठीक है, देखिए ये क्या हुआ, इधर देखिए, ये जो आपका था ना इसको नीचे से धागा खींच रहा था, तो यहां से क्या हो गया, ये टूट जाएगा, इस रीजन से ये टूटेगा और इसको नीचे की ओर खींचते चले जाएगा। ये जो स्पिंडल फाइबर है ना, खींच के इसको नीचे की ओर लेकर चला जाएगा, नीचे की ओर। ठीक है, नीचे की ओर खींच कर चला जाएगा। जैसे मैं दिखाता हूं, क्या दिखाऊं, जैसे ये, अरे भाई उलझ जाएगा सब। जैसे मान लीजिए ये तार है, ठीक है, इस तार को जब आप सीधा तार है, जब आप इसको खींचिएगा, कैसे खींचे, ठीक है, इसको खींचिएगा तो ये ऐसे की ओर आगे की ओर निकलेगा, मतलब टेढ़ा होकर जाएगा। वैसे ही ये क्या था, क्रोमेटिन था, ये ऐसा था, ठीक है, ये ऐसा उल्टा भी टाइप का था। जब इसको आप खींचिएगा तो क्या होगा, खींचिएगा तो ये उधर में फोल्ड हो जाता है, ये ऐसे भी था तो ये उल्टा भी हो गया, फोल्ड हो गया। जैसे मान लीजिए ये तार है, ठीक है, तार है, ठीक है, एक तार ऐसे है, ऐसे कैसे बना है भाई, जैसे रुक जाइए, ये तार ऐसे है, अरे भाई नहीं बन पा रहा है, ऐसे है भी टाइप का, ठीक है, ये भी टाइप का है, ऐसा देखिए उल्टा भी टाइप का है। अब मान लीजिए ऊपर से इसको कोई खींच रहा है, ऐसा उल्टा भी टाइप का तार है, देखिए उल्टा भी, ठीक है, इसको कोई खींच रहा है यहाँ से, तो इसको मान लीजिए ऐसे खींचेगा तो क्या होगा, ये इस टाइप का भी बन जाएगा। ठीक है, इस टाइप का भी, देखिए उल्टा भी। ये पहले कैसा था, नीचे की ओर था भी, इसको खींचना स्टार्ट किया बीच में से, तो बीच में से खींचिए, ये क्या है मान लेते हैं, रुक जाइए, ये क्या है, भी टाइप का, ठीक है, भी नजर आ रहा है, ऐसा भी। आपको इधर से खींचना स्टार्ट कीजिए, ऐसे उल्टा भी, देखिए पहले कैसा था, ऐसा नीचे की ओर भी खींचना स्टार्ट कीजिए, उल्टा भी हो गया, उल्टा भी। समझ में आ गया, आ गया, चलिए इतना समझ में आ गया, एनाफेज तक समझ में आया। अब क्या होगा, ध्यान से देखिए, एनाफेज समझ में आ गया, एनाफेज आ गया तो थोड़ा सा इसी में सेट कर देते हैं टीलोफेज को भी। अब लास्ट में जो फेज आता है ना वो आता है टीलोफेज। क्या आता है, टीलोफेज। लास्ट का जो फेज आता है वो है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होगा, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो क्रोमोसोम क्या हो गया, दो पार्ट में टूट गया, तो ये टूटा हुआ जो क्रोमोसोम है ना, फिर बाद में वो क्रोमेटिन फॉर्म में ही चला जाता है, फिर से वो ऐसा धागा बना लेगा। ठीक है, ऐसा धागा, ठीक है, धागा बना लिया, क्या हो गया, धागा बना लिया। मतलब आप एक चीज समझ रहे होंगे कि न्यूक्लियस का डिवीजन कंप्लीट हो गया। न्यूक्लियस क्या हो गया, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट, न्यूक्लियस डिवीजन कंप्लीट। सेल को डिवाइड करने के लिए सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन, तो न्यूक्लियस का डिवीजन यहाँ कंप्लीट हो गया। देखिए एक सेल था, ये ऐसा सेल था, इस सेल में क्या हो गया, इसका ये जो क्रोमेटिन था वो क्रोमेटिन डबल हो गया, मतलब अब सेल दो पार्ट में टूट सकता है। तो ये समझ में आ गया कैसे कैसे हुआ। सबसे पहले क्रोमेटिन G1 फेज में, फिर आएगा एस फेज, फिर आएगा क्या चीज, G2 फेज। G2 फेज में क्या हो गया, डबल हो गया। प्रो फेज में क्या हुआ, ये जो प्रो फेज में पहले ऐसा कंडीशन रहेगा, बाद में वो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये मेम्ब्रेन गायब होगा, सब क्रोमोसोम बन जाएगा और स्पिंडल फाइबर आ जाएगा। स्पिंडल फाइबर क्या, धागा जो कि सेंट्रोसोम से निकलता है। उसके बाद क्या होगा, प्रोफेज हुआ खत्म, उसके बाद आएगा मेटाफेज। मेटाफेज में सब एक जगह आ जाएगा, ऊपर नीचे से खींचना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आएगा अनाफेज, जिसमें उल्टा भी टाइप का सब ऊपर नीचे खिंचाएगा। फिर आएगा टीलोफेज। टीलोफेज में वो फिर से क्रोमेटिन बन जाएगा, क्रोमोसोम। ठीक है, अब इसको पहले छाप लीजिए। ठीक है, यहीं पर इसको सेट करते हैं। इसके बाद लिखिएगा, ठीक है, इसके बाद ये क्या था आपका, प्रोफेज। अब लास्ट में क्या लिखिएगा वो समझिए। सेल डिवीजन हो गया, फिर क्या होगा, सॉरी न्यूक्लियस डिवीजन। अब होगा साइटोकाइनेसिस, मतलब कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये सेल था, इसमें क्या है, ये आपका क्रोमेटिन, ये आपका क्रोमेटिन,
तो इसमें जो पानी प्रेजेंट रहेगा ये पानी दो टाइप में टूट जाएगा, ऐसे सेल में फोल्डिंग आएगा और पानी दो पार्ट में बच जाएगा। ये जो सेल का जो मेम्ब्रेन था ना, इसमें कब ऐसे फोल्डिंग होगा, ऐसे फोल्डिंग, ठीक है, फोल्डिंग होगा, फोल्डिंग आपस में बच जाकर बाद में सट जाएगा और क्या होगा, ये दो पार्ट में सेल को तोड़ देगा। ऐसे एक सेल ऊपर में ऐसे बन गया, इसमें आराम से मस्त रहेगा क्रोमेटिन, ठीक है, एक ये हो गया और बाद में एक ऐसा भी बन जाएगा, इसमें भी मस्त रहेगा, ठीक है। यही हो गया आपका साइटोकाइनेसिस। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि सेल कैसे कैसे डिवाइड हुआ, समझ में आ गया, इतना आसान था और इसी को लेकर सब रोते हुए रहता है, ठीक है। क्लास 11 सब पास कर जाता है, समझ में नहीं आता है कि प्रोफेज क्या होता है, मेटाफेज, एनाफेज, सबको कंफ्यूजन रहता है। अभी हम आपको 8 क्लास में ही पढ़ा दिए, ठीक है। अगर आपको मन करेगा तो 11th वाला सेल साइकिल का PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, मतलब गूगल पे मिल जाएगा और पढ़ के देखिएगा। आपको एक टॉपिक है माइटोसिस, उसमें पूरा यही पढ़ाया गया, उसको हम शॉर्ट करके यहाँ पर बता दिए हैं। यही पूरा लिखा हुआ है बुक में 4-5 पेज में, जो कि समझ में सबको इतना जल्दी आता नहीं है, ठीक है। आई होप आपको आ गया होगा ये सब समझ में। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।